नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। हम लोग आज क्लास 10 का ये भौतिकी चैप्टर 1 चल रहा है और इसका वीडियो नंबर ये 5 हो जाएगा। इसके पहले हमने इस चैप्टर से में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जैसे समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। इसके बाद में पार्श्व परावर्तन होता है। पार्श्व परावर्तन क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब क्या है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये और भी बहुत सारे टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो जाके पिछले वीडियो के प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि वक्र सतहों से परावर्तन किस प्रकार से होता है। साथ ही साथ जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण के प्रकारों के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि वे बनते कैसे हैं, अवतल उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ जो पद होते हैं जिनको जाने बिना हम आगे इस चैप्टर में नहीं बढ़ सकते हैं, उन सारे पदों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो है कि वक्र सतहों से परावर्तन का क्या मतलब है। अभी तक हमने क्या देखा है कि समतल दर्पण होती है और समतल दर्पण पर जो भी प्रकाश पड़ती है वह जिस एंगल से इस पर एक अभिलंब बनता है और अभिलंब से जितना डिग्री का कोण बनाती है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वह परावर्तित हो जाती है। ये समतल दर्पण के लिए हम पढ़े थे। लेकिन आप जान लीजिए कि सिर्फ समतल दर्पण ही नहीं, गोलीय दर्पणों के लिए, वक्र सतहों के लिए भी यह नियम लागू होता है। मतलब ये कि जो परावर्तन है, यह जो परावर्तन हो रहा है सिर्फ समतल सतह से ही नहीं होता है, कोई भी चिकना चमकदार सतह हो उससे भी क्या हो जाता है, परावर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए जब आप चम्मच में अपना फेस देखेंगे तो वहां भी आपको प्रतिबिंब आपको दिखेगा। साइकिल का जो हैंडल होता है वहां भी आपको आपका प्रतिबिंब दिखेगा। स्टील का कोई कप है या फिर आपके पास में थाली है, कटोरा है ना, इन सारी जगहों पे भी आपको चिकनेदार जितने भी सतह होते हैं वो सीधा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि साइकिल का हैंडल किस तरह से होता है, कुछ इस टाइप का होता है, लेकिन फिर भी आप इस पर देखेंगे तो इस पर आपका फेस रखेगा तो इसमें आपका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, साइकिल का जो घंटी होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, उस घंटी पे भी आपका क्या पड़ता है, प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है। फिर चम्मच है तो चम्मच से भी आपका क्या होता है, चम्मच शायद बन जाए हमसे, मान लीजिए कि चम्मच है तो चम्मच से भी क्या होता है, आपका परावर्तन होता है। तो ध्यान ये रखना है कि सिर्फ समतल सतह से ही परावर्तन नहीं होता है, परावर्तन उन सभी सतहों से होगा जो चिकने हैं और जो चमकदार है। क्लियर है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो चम्मच है तो चम्मच का दो फेस होता है। एक फेस जैसे कि बंजा भाई, मान लीजिए कि ये हमारा चम्मच है, माफ कीजिएगा मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, ये आगे का फेस मान लीजिए, ये पीछे का फेस मान लीजिए। तो चम्मच के दोनों सतह होंगे, जो दोनों सतह होंगे, एक आगे का फेस और एक पीछे का फेस। तो दोनों सतह से जो प्रतिबिंब बनेगा वह गोलीय दर्पण के समान बनेगा। अब देखिए, गोलीय दर्पण अभी आपको हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन इसी गोलीय दर्पण को अब हमको क्या करना है, आगे पढ़ना है। अभी आप तत्काल में क्या जाने कि वक्र सतहों से भी परावर्तन होता है। यह परावर्तन ठीक उसी तरह से होगा जिस तरह समतल सतह से होता है। शर्त क्या होना चाहिए कि समतल दर्पण जो वक्र सतह है वह चिकना होना चाहिए और चमकदार होना चाहिए। अब जानते हैं गोलीय दर्पण। आप गोला के बारे में जानते हैं, ये होता है गोला। ठीक है। तो एक ऐसा गोला लेते हैं जो बीच से खोखला हो। ये क्या हो, खोखला है, इसके अंदर में कुछ नहीं है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होती है। कहने का ये मतलब है कि एक खोखला गोला है। खोखला गोला मतलब कि बीच से खाली गोला। तो बीच में से ये गोला खाली है तो इसकी जो परावर्तक सतह है इसी का भाग होता है गोलीय दर्पण। इसी का भाग क्या होता है, गोलीय दर्पण। इन शॉर्ट अगर आपको संक्षिप्त में कहें कि गोलीय दर्पण जो होते हैं खोखले गोले से बनते हैं। किससे बनते हैं, खोखले गोले से बनते हैं। अब होता है क्या है कि गोलीय दर्पण कांच के टुकड़े को रजतित करके बनाया जाता है जो खोखले गोले का एक भाग होता है। कहने का यह मतलब है कि कांच का कोई खोखला गोला है। ठीक है। कांच का कोई क्या है, एक खोखला गोला है। अब इसको रजतित कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, रजतित कर दिया जाए, तो हमको एक टाइप का क्या बनेगा, वो दर्पण मिलेगा। क्या मिलेगा, दर्पण मिलेगा। तो एक बार बाहर से रजतित कर देते हैं और एक बार अंदर से रजतित
कर देते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण कुछ इस तरह से बनता है। ये कांच का एक खोखला गोला है जिसके सतह को हम क्या कर रहे हैं, रजतित कर रहे हैं। रजतित सिल्वर्ड, पिछले वीडियो में भी हम आपको पढ़ाए थे कि किस तरह समतल दर्पण बनाया जाता है। ठीक ना, जो उस पर सिल्वर का कोटिंग किया जाता है, फिर उसके ऊपर से कोई भी डार्क पेंट का कोटिंग कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हम आपको पिछले वीडियो सब में बताए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर लीजिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। अब ध्यान ये रखना है कि जो गोलीय दर्पण होता है वो कांच के टुकड़े के बने होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच के टुकड़े को रजवित करके बनाया जाता है। तो यह कांच का गोला हो गया। अब इसको दो पार्ट में बांटेंगे। हम क्या करेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे। क्यों, क्योंकि एक पार्ट जो है हम बाहर से कलई कर रहे हैं और दूसरा पार्ट क्या कर रहे हैं, अंदर से कलई कर रहे हैं। तो इस तरह से गोलीय दर्पण जो होता है ना, हम दो तरह से बना सकते हैं, एक तो बाहर रजतित करके और एक अंदर रजतित करके। तो बाहर रजतित करके जो बनेगा वो कुछ अलग दर्पण बनेगा, और जो अंदर रजतित करके बनेगा वो कुछ अलग बनेगा। तो इस तरह से गोलीय दर्पण के दो टाइप्स हो जाएंगे। एक टाइप हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, दूसरा टाइप हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को बाबू हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अवतल को कॉनकेव, उत्तल को कॉन्वेक्स। अवतल कॉनकेव, उत्तल कॉन्वेक्स। फिगर में भी यहाँ पे दिया हुआ है। एक बात और, आपको अगर आप चाहें तो इस वीडियो को आराम आराम से करके इस पूरे नोट्स को लिख सकते हैं। इसके ऊपर जो भी हम पढ़ाए हुए हैं सारा का नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम में जाके इस नाम से सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आ जाएगा, वहां आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको सारा लिंक मिल जाएगा, वीडियो सबका पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी चीजें पढ़ाई होती है इस चैनल पर, तो आप उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको और भी बाकी बच्चों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ पहुंच सके। गोलीय दर्पण समझ में आया। गोलीय दर्पण किससे बने होते हैं, खोखले कांच के गोले से बने होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर्ड यानी कि रजतित कर देते हैं। तो हमको दो टाइप का मिरर मिलेगा, दो टाइप का दर्पण मिलेगा। दर्पण को हम लोग इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। तो जब हम लोग इस खोखले कांच के गोले को एक बार बाहर से और एक बार अंदर से सिल्वर्ड करते हैं तो हमें दो टाइप का मिरर मिलता है। एक मिरर मिलेगा अवतल दर्पण और दूसरा मिलेगा उत्तल। अब बात है कि अवतल कौन सा है इसमें और उत्तल कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को जब हम रजतित करेंगे तो उसे अवतल दर्पण बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि यह वाला जो इतना पार्ट हुआ, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया। तो ये जो बाहरी सतह है, ये जो बाहरी सतह है, बाहरी सतह को हम जब रजतित कर देते हैं तो क्या हो गया कि ये हमको अवतल दर्पण मिल गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाहर से जब हम रजतित कर रहे हैं तो क्या होता है, अवतल दर्पण मिलता है। अब आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएंगे कि रिफ्लेक्शन जो परावर्तन होगा इधर से होगा, इस वाले फेस से होगा, यहीं से ना होगा परावर्तन। ये तो आपका सिल्वर्ड फेस है, ये तो आपका जो है, ये तो आपका रजतित किया हुआ फेस है। अब इस वाले फेस से क्या होगा, परावर्तन होगा। ध्यान ये रखना है कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि बाहर से सिल्वर्ड होता है। जो कांच का टुकड़ा होता है वह कहाँ से सिल्वर्ड होता है, बाहर से सिल्वर्ड होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि भीतरी सतह को रजतित करने पर बनाया जाता है। कहने का ये मतलब है कि देखिए ये कांच का टुकड़ा ले लिए आप, ठीक है, इस कांच के टुकड़े को अगर आप, इस कांच के टुकड़े को आप अंदर से क्या करते हैं, अंदर से रजतित कर देते हैं, अंदर से ये रजतित कर दिए, सिल्वर्ड कर दिए, तो ये आपका जो बना वो आपका बन गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण बन गया। तो इधर से, तो अब चूंकि इधर से हम लोग क्या किए हुए हैं, सिल्वर्ड किए हुए हैं, रजतित किए हुए हैं, तो इधर से आपका फिगर नहीं बनेगा। आपका इमेज जब बनेगा किधर से बनेगा, इधर से बनेगा, यहाँ से आया और यहाँ से लौट गया। फिर से एक बार देखिए, ये दो कांच का टुकड़ा हम लिए, ठीक है, एक को अंदर से सिल्वर्ड कर दिए और एक को बाहर से सिल्वर्ड कर दिए। क्या कर दिए, एक को अंदर से रजतित कर दिए, एक को बाहर से रजतित कर दिए। तो जो बाहर से रजतित होगा वह अवतल, जो बाहर से रजतित होगा वह अवतल, और जो अंदर से रजतित होगा वह उत्तल। अब बात यह है कि इसमें रिफ्लेक्शन, इसमें परावर्तन किधर से होगा और इसमें परावर्तन किधर से होगा। तो देखिए चूंकि यहाँ से तो रजतित किया हुआ है तो रिफ्लेक्शन अब क्या होगा, इसके इस बाहरी सतह से होगा।
और इसमें क्या है, बाहर से किया हुआ है, इसलिए इसमें रिफ्लेक्शन क्या होगा, परावर्तन अंदर की सतह से होगा। ये चीज आपको समझ में आया। तो इसमें आप बताएंगे कि ये कौन सा मिरर है और ये कौन सा मिरर है। देखिए ध्यान से कि यह इस टाइप से किया हुआ है और इसको बाहर से सिल्वर्ड किया हुआ है, मतलब कि यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बाबू, अवतल दर्पण है। और ये क्या है, ऐसे है और इसके अंदर से रचित किए हुए हैं, तो यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दर्पण के दो टाइप पढ़े, एक टाइप पढ़े अवतल, दूसरा टाइप पढ़े उत्तल। उसके बाद में दर्पण कैसे बनता है, तो कांच का टुकड़ा लिया जाता है और कांच एक खोखला गोला होना चाहिए, खोखला गोला होना चाहिए, ठीक ना। उसको जब दो पार्ट में बांटेंगे तो एक पार्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग कि बाहर से रचित कर रहे हैं, दूसरे को अंदर से रचित कर रहे हैं। इस टाइप से दो टाइप का हमको दर्पण मिलता है। अब जब हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तो इसमें कुछ स्पेशल टर्म्स आएंगे, स्पेशल पद आएंगे जिनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है, तभी आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका ध्रुव यानी कि पोल। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखिए इसमें ध्रुव कहाँ है, ये गोलीय दर्पण है, ये भी एक गोलीय दर्पण है, देख रहे हैं, ये गोलीय दर्पण और ये भी एक गोलीय दर्पण। तो इसका जो बीच वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यही इसका मध्य बिंदु है, यही इसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, इसका ध्रुव कहते हैं। और इसको पॉइंट पी से मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, पी से दिखाते हैं। तो ये आपका ध्रुव हो गया। बात समझ में आई, फिर से समझिए, ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये यहाँ से लिए और इसका मध्य बिंदु, मान लीजिए कि गोलीय दर्पण है, इसके बीच का बिंदु है, तो यही जो बीच का पॉइंट है वह क्या है, ध्रुव है। इतना बात समझ में आया। गोलीय दर्पण का जो बीच का पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपका मान लीजिए कि कोई खोखला गोला था, तो इस गोला तो चूंकि गोल होता है, वृत्त के आकार का है, तो इसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा, केंद्र होगा ना जी। यही जो केंद्र है, यह जो गोले का केंद्र है वही वक्रता केंद्र होता है। ध्यान देखिए क्या लिखा हुआ, जिस गोले का भाग होता है, ठीक है। तो इस गोले का भाग आपका मान लीजिए कि ये आप दो दर्पण ले रहे हैं, ठीक है, ये दो भाग में बांट दिए। तो इस गोले का भाग है, ये गोला ले लिए और इसी गोले का भाग दो दर्पण, एक दर्पण हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, ये अवतल बना लिए और ये उत्तल बना लिए, ठीक है। तो यह जो गोलीय दर्पण है, एक उत्तल, एक अवतल और एक उत्तल, इस वाले गोले के भाग हैं। तो इस वाले गोले का एक क्या है, केंद्र भी है। तो उस गोले के केंद्र को, माने कि यह जो गोला है इसके केंद्र को ही क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। मतलब कि यह जो, या अगर इसको सी कहा जाए, सी सेंटर को सी से ही दिखाते हैं, तो यह जो सी है इसका भी और इसका भी, मतलब कि अवतल दर्पण का भी और उत्तल दर्पण का भी क्या है, वक्रता केंद्र है। फिर से समझिएगा बात को, जैसे कि हमारे पास में ये हो गया, ठीक है, ये गोला हो गया अपना, इस गोले का ये जो पॉइंट है यह पॉइंट सी है, ठीक है, यह पॉइंट सी है। और यह जो दर्पण है, यह जो गोला है, यह जो गोला है, इस गोले से दो दर्पण बन रहे हैं, एक दर्पण अवतल, दूसरा दर्पण उत्तल। तो इस उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा यह सी होगा, और यह अवतल दर्पण का भी वक्रता, ये अवतल दर्पण का भी ये वाला अवतल दर्पण है अपना, तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र सी और इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र भी सी। और यह सी क्या है, इस पूरे गोले का केंद्र है। इस पूरे गोले के जो केंद्र है उसी को किसी भी एक पार्टिकुलर का क्या कहेंगे, पार्टिकुलर जो अपना दर्पण है उसका वक्रता केंद्र कहेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक गोला है, क्या है, एक गोला है और इस गोले की एक केंद्र है, ठीक है, गोले का एक क्या है, केंद्र है, यहाँ से सी हो गया। अगर इसको हम काट के क्या करते हैं, अब इसको काट के हम क्या करते हैं, एक दर्पण बना लेते हैं। आप बताएं कि ये जब हम बाहर से कलई कर रहे हैं तो कौन सा दर्पण बन रहा है, जल्दी से बताएं। जब बाहर से कलई करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। तो इस अवतल दर्पण का भी तो एक तो आपका क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु से ये क्या होगा, बीचों बीच से होकर यहाँ से गुजरेगा, और यह जो सी होगा, यही सी वक्रता केंद्र है। यही सी क्या है, वक्रता केंद्र है। हम दूरी नहीं बात करें, पी से सी के बीच का नहीं बात करें, इस पॉइंट सी को ही क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता
केंद्र कहेंगे। अब वक्रता त्रिज्या भी समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये एक गोला है, इस गोले से काट के एक दर्पण हम यहाँ पे बना लिए, तो इस गोले का कुछ ना कुछ तो त्रिज्या रहा होगा, मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर ही रहा होगा, तो यह 2 सेंटीमीटर इसका क्या है, त्रिज्या है। इसका क्या है, त्रिज्या है। एकदम सिंपल है कि कोई गोला है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, कोई गोला है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कोई गोला है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछे कि इस गोले से काट कर एक अवतल दर्पण बना रहे हैं, इस गोले से काट के क्या कर रहे हैं, एक अवतल दर्पण बना रहे हैं, तो उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। सिंपल है भाई कि जितना गोला का वक्रता त्रिज्या होगा उतना ही दर्पण का भी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। तो इसमें टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि अगर गोला में रहता है तो केंद्र का त्रिज्या कहेंगे, और अगर दर्पण का बात करेंगे तो वक्रता त्रिज्या कहने लगेंगे। सिंपल है। अब कहता है प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है, प्रधान अक्ष भी बोलेंगे या फिर मुख्य अक्ष भी बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो सिंपल समझिए कि गोलीय दर्पण हो गया, यह गोलीय दर्पण हो गया, इसका मध्य बिंदु P हो गया और इसका वक्रता केंद्र C हो गया। तो यह P से C को तो कोई ना कोई रेखा मिलाएगी, तो P से C को मिलाने वाली रेखा कौन है, PC, और यही जो PC रेखा है उसको प्रधान अक्ष बोलिए या फिर आप मुख्य अक्ष बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अब बात करते हैं हम लोग फोकस के बारे में। फोकस क्या है, ध्यान समझिए कि किसी दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। किसी भी अवतल दर्पण में बात कर रहा है कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। अब देखिए मुख्य अक्ष आपको हम समझा रहे हैं, ये अपना अवतल दर्पण है, ये इसका P है और ये इसका C है। तो P से लेके C तक का P से C तक क्या है आपका P से लेके C तक, तो PC आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। मतलब कि यह मुख्य अक्ष हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर ही अगर कोई किरण आ रही हो, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही हो, तो क्या होगा कि यह किरण तो परावर्तित होगी, यह किरण क्या होगी, परावर्तित होगी। तो परावर्तित होगी तो कहीं ना कहीं तो मुख्य अक्ष को काटेगी, यह भी एक किरण है और ये परावर्तित हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो दोनों जाके इस मुख्य अक्ष पर उसको काटेगी ना, मुख्य अक्ष पर काटेगी। तो जहां पर मुख्य अक्ष को काटती है वही पॉइंट F है, वही क्या है, फोकस है, वही क्या है, फोकस है। एक बात और याद रखिएगा कि यह जो C होता है, C से अगर दर्पण पर कहीं भी हम कोई रेखा खींच रहे हैं, C से दर्पण पर कहीं भी कोई रेखा खींच रहे हैं, तो यह जो रेखा है इस दर्पण पर अभिलंब होता है। यह रेखा क्या होता है, दर्पण पर अभिलंब होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखते हैं कि C से दर्पण पर खींची गई रेखा क्या होती है, अभिलंब होती है। ठीक है, अभी हम लोग फोकस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक बार और समझिए कि यह P है और यह C है। ठीक है, ये PC आपका क्या बन गया, मुख्य अक्ष बन गया। अब इस PC के समांतर क्या आएगा, एक आपतित किरण आ रही है। जो आपतित किरण आएगी तो इस अभिलंब के साथ में उतना ही का कोण बनाएगी, ठीक है, और ये लौट जाएगी। ठीक है, फिर एक और ले लीजिए, तो ये भी तो उससे उतना ही से लौटेगी। तो यह जो पॉइंट हुआ यही आपका फोकस है। यह किसके बारे में है, अवतल दर्पण के बारे में। आपको पता है कि अवतल दर्पण में क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक यहाँ पर बन रहा है, अभी जो है सिचुएशन वास्तविक बना रहा है, तो ठीक है, आने के बाद मिलती है। तो यहाँ से दर्पण के परावर्तन के बाद आया, दर्पण से परावर्तन के बाद आया, यहाँ मिल गया, यही फोकस है। उत्तल दर्पण में ये केस क्या है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये उत्तल दर्पण है, यह क्या है, उत्तल दर्पण है, इसमें अंदर से रजतित किया जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, इसका सेंटर जो सेंटर होगा यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, इसका जो सेंटर होगा कहाँ होगा, आप सोच के बताइए, अंदर होगा कि बाहर होगा।